Hello and good morning, all of you. Welcome to the Free Ethics Foundation course by Alpha IAS Academy, and we are at the part 4 of lecture 8. And today we shall be discussing about the concept of accountability and ethical governance. And we'll also discuss what is governance, what is good governance, and what is ethical governance. So let's begin. So accountability देखो क्या है यार. पहले हमने ट्रांसपेरेंसी पकड़ी. हमने ट्रांसपेरेंसी में क्या पकड़ा कि भैया देखो पारदर्शिता होनी चाहिए. जो आप काम कर रहे हो वो काम कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो सबको पता होना चाहिए. अब आ गए हम अकाउंटेबिलिटी पे. अकाउंटेबिलिटी क्या होगी कि कौन जिम्मेदार है. मान लिया एक पुल बना, वो पुल गिर गया, कौन जिम्मेदार है. ठीक है, एक फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट क्रैश हो गई, कौन जिम्मेदार है. ठीक है, तो सुई से लेके और हवाई जहाज़ तक हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और वही अकाउंटेबिलिटी एक गुड गवर्नेंस का पार्ट बनती है. ठीक है, तो ये तो आपके समझाने के लिए था. अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट इन सिविल सर्विसेज. ठीक है, इट मीन्स आंसरेबिलिटी और गिव्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस, कि हमने क्या एक्शन लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, और हमारा डिसीजन क्या था. ठीक है, और ये था तो ठीक है भैया, इस फाइल पे ए बी सी बंदों ने साइन किए, इस फाइल में सी डी ई बंदों ने साइन किए, ये फाइल सही थी तो ये ए बी सी बच जाएंगे. इस फाइल में कुछ घपला था, इन्होंने पैसे खाए होंगे तो इन्होंने जो है इस पर साइन कर दिए. ठीक है, तो यही अकाउंटेबल मैकेनिज़म्स हैं जो आपको अकाउंटेबल बनाएगा. किसके प्रति? पब्लिक के प्रति. और उसको आपको अकाउंटेबल ठहराएगा कौन? वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं. लॉ है, आपका अपना डिपार्टमेंट है, लोग हैं, सोशल ऑडिट है ना. हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी में भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स थे, उसके बाद वो वर्क नहीं किए तो हमें फिर थोड़े से और कॉन्सेप्ट इवॉल्व करने पड़े और कॉन्सेप्ट लाने पड़े. दस इट हैज़ टू कंपोनेंट. आंसरेबिलिटी, कि आप आंसरेबल हो, और एनफोर्समेंट. ठीक है, आपने पॉलिसी बना दी, उसका एनफोर्समेंट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, एक एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ इट इज़ अ पोस्ट फैक्टो कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स इट कम्स आफ्टर अ डिसीजन और एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, जब आपने डिसीजन ले लिया है. ठीक है, नाउ इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट बिकॉज देयर आर एक्सप्लिसिट मैकेनिज्म फॉर अपहोल्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल और पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं. ठीक है, देन आपकी अपना एथिक्स है, वैल्यूज़ है. अब सबकी कोड ऑफ एथिक्स नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी जब आपका कोई केस किसी जज के सामने जाएगा तो वो आपको इस बेसिस पे भी जज करेगा कि भैया आप सही या थे या नहीं थे. फिर आपकी अपनी कंसाइंस है. अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसे कंसाइंस गाइड करती है चीज़ों को, है ना. और देन इंस्टीट्यूशंस टू अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी है ना. भाई आपका कैग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है. ठीक है, आपका इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के लिए इलेक्शन कमीशन है. तो ऐसे ही देयर आर इंस्टीट्यूशंस टू अपहोल्ड योर अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, एंड इन पर्टिकुलर टू द सिस्टम एंड टू द गवर्नमेंट और टू द डिपार्टमेंट फॉर विच यू आर वर्किंग. नाउ ऐसा कुछ नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स के लिए ही या इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के लिए ही अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हैं, उनके लिए भी अकाउंटेबल ठहराती है उन्हें सरकार, है ना. कितने मोशंस मूव होते हैं, कितने रेजोल्यूशंस मूव होते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है ना. आप देखिए कितने अच्छे अच्छे डिस्कशन होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, है ना, जहाँ पे कि सरकार को आंसरेबल ठहराया जाता है कि भैया आपने ये काम गलत किया, या ये देश में इस समय ये चीज़ घटित हो रही है. मान लिया असम फ्लड्स हैं, है ना. असम फ्लड्स आपने देखा कि मीडिया कवरेज बहुत कम मिली, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, नहीं तो पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठ जाता 0 आवर में. लेकिन जो आपका लोग थे उन्होंने एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे. और सोशल मीडिया भी क्या बन गया है, सोशल मीडिया भी अ काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बन चुका है आज के टाइम पे. क्योंकि क्या है, आप देख रहे हैं कि मान लिया किसी ने कुछ पोस्ट गलत कर दिया, ठीक है, आप देखते हैं कितना बैकलैश हो जाता है एकदम, फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है हाथों हाथ. ठीक है, 10 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी वेरियस कमेटीज़ में मोशंस रेजोल्यूशंस के थ्रू अकाउंटेबल ठहराया जाता है. नाउ सिविल सर्विसेज इन पर्टिकुलर की बात करें तो अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट लेवल इंक्वायरी हो सकती है, आपके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो इंक्वायरी कर सकता है. ठीक है, आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट आपका संज्ञान ले सकता है.
कोर्ट्स उस चीज़ का संज्ञान ले सकते हैं, है ना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके एक्शन का, है ना, कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको बुलाया जा सकता है। इनफैक्ट आजकल तो कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना, जहाँ पे आप देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को कैसे जज डांटते हैं, है ना, कि क्यों नहीं होता। इनफैक्ट जब मैं खुद कोर्ट्स में था वहाँ पे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को बुलाया जाता था, है ना, और कई बार उनको डांट भी पड़ती थी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, हमने ऑर्डर पास कर दिया। देखो मैक्सिमम जो है ना कंटेम्प्ट में आते हैं, कि मान लिया कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है इस व्यक्ति को जो है इसकी जो पेंशन है वो मासिक रूप से दी जाएगी और जो बचा हुआ एरियर है वो इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा, लेकिन क्या है कि डिपार्टमेंट पास ही नहीं कर रहा है। फिर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब है उन्हें बुलाया जाता है कोर्ट में, ठीक है, और जब उन्हें बुलाया जाता है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, आजकल आप देख सकते हैं यूट्यूब पे क्या होता है, ठीक है। देयरफॉर सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड, और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी एज पर रूल्स, लॉज, प्रोसीजर एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मन से वो जो कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि डिस्क्रिशन, अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिस्क्रिशन जो है वो ही करप्शन को लीड करता है कई बार मैक्सिमम केसेस में। इसलिए हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है एक पब्लिक सर्वेंट पे, ठीक है। तो जब हम पावर के बारे में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर, तो ये अकाउंटेबिलिटी का ब्रॉड सिग्निफिकेंस था। नाउ अकाउंटेबिलिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हमें अब देखो यार किसी भी सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि अगर अकाउंटेबल नहीं होगा व्यक्ति, मुझे पता है मैं कोई भी एक्शन लूँ, मैं कुछ भी काम करूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कुछ भी करता फिरूंगा, लेकिन मुझे पता होगा कि मैं ये डिसीजन लूँगा, इससे ये व्यक्ति इफेक्टेड होंगे और ये व्यक्ति इस प्रकार से इफेक्टेड होंगे, और अगर मेरे से गलत हो गया तो भाई मेरे पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, कोर्ट उस चीज़ का संज्ञान ले सकता है, मेरी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वहाँ से डांट पड़ सकती है ना, मेरे को कुछ भी मतलब एक मेरा ACR ख़राब हो सकता है या कुछ है, तो मेरी पब्लिक इमेज ख़राब। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिविल सर्वेंट्स पब्लिक इमेज के बारे में नहीं सोचते, वो भी बहुत ज़्यादा पब्लिक इमेज के बारे में सोचते हैं, मेरी पब्लिक इमेज ख़राब हो सकती है। तो उसी के लिए देखो पब्लिक भी क्या है, पब्लिक एट लार्ज भी एक अकाउंटेबल मैकेनिज्म है अपने आप में। पब्लिक भी सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहराती है फॉर देयर एक्शंस, ठीक है। इसीलिए कुछ कोर्ट्स पढ़ लेते हैं, देखो लॉर्ड एक्शन थे, तो उन्होंने बोला कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। देन अब्राहम लिंकन, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कोट बोला कि इफ़ यू वांट टेस्ट ऑफ एनीवन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, आप उसको पावर दे दो। दस इट इज़ नॉट पावर करप्ट्स पीपल, रादर लूजिंग पावर करप्ट्स पीपल, है ना, और इनफैक्ट द फियर ऑफ लूजिंग पावर करप्ट्स पीपल, ठीक है। 10 अगर हम इन अ नटशेल की बात करें, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट्स के पास पावर है और बहुत सारी जगहों पे उसके बाद डिस्क्रिशन है, और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना तो इट में लीड टू करप्शन। इट इज़ नॉट इक्वल टू करप्शन बट इट में लीड टू करप्शन, ठीक है। इसलिए हुआ क्या कि ट्रेडिशनल जो कंट्रोल्स थे, पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे, पहले यार लोगों में विजडम थी, है ना, लोग वाकई जो सिविल सर्विसेज में आते थे या जो बच्चे सिविल सर्विसेज में आते थे उनमें एक काम करने की भावना थी, है ना, वो त्याग की भावना से आते थे, वो चोरी की भावना से नहीं आते थे, एक देश प्रेम की भावना से आते थे। लेकिन अब ओवर द टाइम जब मटेरियलिज्म बढ़ा, वर्ल्ड में कंज्यूमरिज्म बढ़ा, है ना, भौतिकतावादी आ गई, उसके बाद क्या देखा गया कि करप्शन भी बढ़ता चला गया, या करप्शन जो है क्योंकि मैकेनिज़्म बढ़ गए, अकाउंटेबल मैकेनिज़्म बढ़ गए, तो करप्शन भी बढ़ता चला गया, या हो सकता है उसकी नॉलेज बढ़ती चली गई, या वो संज्ञान में आने लगा, वो दिखने लगा, ठीक है। 10 जो इफ़ेक्टिव कंट्रोल थे वो काम नहीं किए, इसलिए हमें नए अप्रोचेस लाने पड़े, जैसे सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट आया सोशल अकाउंटेबिलिटी का कि आप सोसाइटी को भी अकाउंटेबल है, ठीक है, और उसका बहुत सा एग्जांपल है सोशल ऑडिट, है ना, जो भाई काम हुआ गांव में, आपने करवाया, आपने गांव में टैंक बनवाया, तो कोई अफसर नहीं जाने वाला आपका काम देखने या उसको परखने के लिए या उसका इवैल्यूएशन करने के लिए। वहीं के लोकल जो या क्षेत्रीय लोग हैं या उस ग्राम के या ग्रामीण लोग हैं, वही उसका जो है ऑडिट करेंगे, वही देखेंगे कि आपने काम किया सही या नहीं किया, ठीक है। 10 ट्रेडिशनल मैकेनिज्म क्या थे, थोड़े से वो फॉर्मल इन नेचर थे, इसलिए वो इनफेक्टिव हो गए ना, क्योंकि वो थोड़ा फॉर्मल थे नेचर में, ठीक है। उनमें डिलेज था, ब्रेकडाउन था चेक्स एंड बैलेंसेज में, ठीक है। उस टाइम नेक्सिस, सिक्रेसी, मोनोपोली, करप्शन, ये सब था। तो इन सब को
इन सब की वजह से जो है वो इनफेक्टिव हो गया। और ये बात हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये बात जैसे कमीशन थी सनातन कमेटी थी 1964 की, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया। देन ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट थी उसमें डिफाइन किया ना, ARC सेकंड। बच्चों जो आते हैं UPSC की तैयारी करने, उन्हें ARC सेकंड तो मतलब रटी भी होती है, ठीक है। अब तो खैर उसकी बहुत पहले तो बड़ी रिपोर्ट तो बहुत मोटी है ना, लेकिन अब तो उसकी जिस्ट भी आने लग गई है। तो वहाँ पे भी पॉइंट आउट की गई, ठीक है। तो सांतनम कमेटी ने क्या बोला कि डिस्क्रिशन इज़ अमंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर करप्शन। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे चल के हम इफेक्टिव कंट्रोल की बात करेंगे गुड गवर्नेंस में, कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑन सिविल सर्वेंट्स इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, ठीक है। दस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज़ अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ करप्शन इन इंडिया, ARC 2 ने बोला, ठीक है। और कॉलोनियल लेगेसी, फॉर एग्जांपल दीवानी नाइट्स, नजराना, शुक्राना, इन की वजह से भी जो कॉलोनियल माइंडसेट है सिविल सर्वेंट्स का, वो अभी भी दिखता है उनके काम में, है ना। क्योंकि और कई बार क्या है कि कॉलोनियल लॉज हैं तो वो कॉलोनियल माइंडसेट को जनरेट करते हैं, ठीक है। और करप्शन क्यों है? क्योंकि मारामारी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसीलिए अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका थोड़ा सा जोर है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आप, ठीक है। जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप काम करने की बजाय काम देना शुरू करें, है ना। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया किया, क्योंकि भाई सरकार कितने लोगों को रोज़गार देगी? हमारी जनसंख्या आज के टाइम पे तकरीबन 140 करोड़ है। हमें प्राइवेट सेक्टर चाहिए ही चाहिए लोगों को रोज़गार देने के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कब तक देंगे? और जब तक लोग मतलब यूट्यूब वीडियो देखते रहेंगे, है ना, आप लोग पागल बनते रहेंगे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर है। हाँ, सिक्योर है, ये सब है, बट यार आज के टाइम पे ऐसा चीज़ें बदल चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, जितना आपको प्राइवेट में काम करना पड़ता है, बिलीव में उससे ज़्यादा ही आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि बस एक बार लग गए तो बाबू भैया बन गए। तो बाबू भैया नहीं बनना है, आपको काम करना है। दस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देयरफॉर अकाउंटेबिलिटी हैज़ सफर्ड इन टर्म्स ऑफ, है ना, अकाउंटेबिलिटी हैज़ सफर्ड इन टर्म्स ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, corruption, poor quality of services, arbitrary exercise of power, that is discretion, and inadequate peace development. Now, जब अकाउंटेबिलिटी पे इफ़ेक्ट आएगा, जब अकाउंटेबिलिटी सफ़र करेगी या अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, तो उससे किस पे फ़र्क पड़ेगा? एक सिविल सर्वेंट या सिस्टम की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे, उसके आउटपुट पे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे, है ना। जो गवर्नेंस या आप डिलीवर कर रहे हैं पब्लिक एट लार्ज को, उस पर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ेगा। देन यू हैव टू सस्टेन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट को की पेस सस्टेन करने में आपको दिक्कत आएगी। एंड जो आपको गैप करना है, बनाना है, इनकम इनक्वालिटी रिड्यूस करनी है, एंड यू हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट्स, वो भी सफ़र करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अब देखो आपको काम करना है, जो गरीब व्यक्ति होगा वो कैसे पैसे देगा आपको? अमीर व्यक्ति आएगा, एक बंडल रखेगा आपके टेबल पे और वो गोली हो जाएगा उस थोड़ी देर में, है ना, उसका काम हो जाएगा। तो वो अपना, उसका टाइम बच गया, उसकी तो अपनी दिहाड़ी बच गई। और गरीब व्यक्ति आपको बैठा रहेगा, शाम को आप उसे बोलेंगे कल आना, वो कल आएगा, उसको बोलेंगे परसों आना, उसका पैसे तो है नहीं और आपका काम तो पैसे से चलना है। तो जो गैप है बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो भी सफ़र करेगा। इसीलिए जो 1990 के बाद जो नई चीज़ें एडवोकेट की जा रही हैं वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, सोशल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और उसी के बाद कॉन्सेप्ट्स आए लाइक RTI एक्ट आया, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, सिटीजन चार्टर आया, ठीक है, सोशल ऑडिट्स आई। तो ये क्या था? ये सोशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों से भी डरो, ठीक है, डरना नहीं है, उनका काम करो, ठीक है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, UNDP, है ना, OECD एंड UNDP, उन्होंने भी एथिक्स एंड गवर्नेंस को एडवोकेट किया। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस तो अच्छी बात है, गुड गवर्नेंस भी अच्छी बात है, बट जो आज की नीड है या जो आज के समय की मांग है वो है एथिकल गवर्नेंस। इसीलिए उन्होंने बात करी एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की, एथिकल इंटीग्रिटी सिस्टम की, नेशनल इंटीग्रिटी सिस्टम की, कि आप ऐसी इकोसिस्टम बनाओ, ऐसे सिस्टम्स, ऐसी
क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाओ जो कि प्रमोट करते हों एथिकल बिहेवियर, लोगों को मोटिवेट करें कि वो एथिकल रहें, उनको इंसेंटिव्स दें एथिकल होने के, तभी आप एक बेहतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर पा पाएंगे. इनफैक्ट दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम और इकोसिस्टम आर ऑलरेडी प्रैक्टिस इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. इसलिए देखा वो जो भी कभी भी रिपोर्ट आती है तो फिनलैंड, स्वीडन वो हमेशा टॉप पर ही रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड वो हमेशा टॉप पर ही रहते हैं. ठीक है, ब्राज़ील में सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट इंडिया में भी अब सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है. बट वही बात है कि जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट ओनली सोशल अकाउंटेबिलिटी बट ऑल्सो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा ही फ़र्क है. ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल आपको देखो अकाउंटेबल तो होना ही होना है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल है, अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल है. ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में यू हैव योर सेल्फ डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स, आप खुद डिसाइड करते हो अपने लिए स्टैंडर्ड, बट अकाउंटेबिलिटी में वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स रहते हैं. ठीक है, और कोशिश करना कि जो वेल डिफाइंड या ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं आप उससे ऊपर ही अपना स्टैंडर्ड रखें, या आप उससे ऊपर ही अपनी सोच रखें. ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा लीगल एंड प्रोसीजरल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल एंड एथिकल होती है. ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी डिसीजन के बाद आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दोनों के मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है. रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा आपको बाद जब से डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन के इफेक्ट आने तक जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करती है. थोड़ा सा इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा फॉर्मल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस का यूज़ करती है गवर्नमेंट, तो वो अकाउंटेबिलिटी है. बट रीप्रोमोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस करना या नहीं करनी है वो सरकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, उन्हें लगता है कि करना चाहिए, वो नेसेसरी है, तो वो क्या दर्शाएगा, अगर वो करते हैं तो वो दर्शाएगा कि सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल है. और उन्हें लगता है कि नहीं, चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, चीज़ें सब ठीक हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो जो है सरकार उसे हटा देगी. ठीक है, तो वो भी सरकार का जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर झलकाएगी. अगर ऐसा होगा कि भैया देखो ज़रूरत नहीं है फिर भी लगा के रखा है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लगा के रखा है, आप जो है अपनी सरकार बनाए रखने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप बना के रख रहे हैं, तो जो है तब बढ़िया चीज़ नहीं है, तब वो जो है ऐसा माना जाएगा कि सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है. दस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गो हैंड इन हैंड. ऑल्दो responsibility is a moral obligation for appropriate behavior such as commitment, truthfulness and sense of ownership, but it is essential to exercise power, that is accountability. तो अकाउंटेबिलिटी के एक्सरसाइज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है. जैसे आपको अकाउंटेबल होने के, अकाउंटेबल तो आपको सिस्टम बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उसको आप अकाउंटेबल बने रहें और सही तरीके से बने रहें, उसमें कौन मदद करेगा आपको? आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. इनफैक्ट अगर आप अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो तो आपका बिहेवियर, यू विल हैव अ एफिशिएंट बिहेवियर. जैसे एग्जांपल है आप इलेक्शन कमिश्नर, बट आप अकाउंटेबल है, आपके अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आप बहुत डेंजरस हो जाओगे. जैसे पुलिस, लोअर जुडिशरी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, देन अगर आपके अंदर दोनों ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आप इनइफेक्टिव हो जाओगे. ठीक है, एग्जाम्पल हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल्स हैं. ये तो बात थी अकाउंटेबिलिटी की. अब हम पढ़ेंगे एथिकल गवर्नेंस. तो यार देखो, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी ये गवर्नमेंट है, ये किस किस से डील करती है? ठीक है, पब्लिक से, ऑफिस ऑफ सिटीजन जो है, प्राइवेट से, जो कॉरपोरेट्स हैं इनसे, एंड सिविल सोसाइटी से, जो NGOs हो गए या वेरियस मैकेनिज्म्स हो गए या वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो फॉर द बेटर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए वर्क कर रही है. तो that they are known as the interaction between all this is governance. जब आप इन सब से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इन सब से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो वो तो आपकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को दर्शाएगा. बट आप जब इन सब से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसको गवर्नेंस बोलते हैं. ठीक है, और ये सब जो गवर्नमेंट है एट एवरी टाइम इज इंटरेक्टिंग इन अ रेगुलर वे विद दीज. दस एथिकल गवर्नेंस इज़ और एथिकल गवर्नेंस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एथिकल गवर्नेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस
बिकॉज गवर्नेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन। भाई गवर्नेंस क्या होती है, आपने एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, आपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए, ठीक है, मैनेजमेंट रूल्स बनाए, अब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसे क्या, अब ठीक है, आपने पॉलिसी बनाई और उसके इम्प्लीमेंटेशन तक आपका अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब चेक होता रहेगा, ठीक है, और आप उस आपका इंटेंशन क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा पॉलिसी का, और उसे आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वही यही सब पार्ट फॉर्म करता है किसका, यही सब पार्ट फॉर्म करता है गवर्नेंस का, ठीक है। Thus, governance is the process of decision making and decision implementation in which there is a participation of various stakeholders, and when their behavior is guided by ethical standards, then it is ethics in governance, है ना। देखो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के से कौन इंटरेक्ट करेगा, देखो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स हैं, यहाँ पे पब्लिक हो गई, यहाँ सिविल सोसाइटी में एनजीओ ले लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट में हम कोई कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी इनमें बंदे हैं या जो भी इनमें व्यक्ति हैं, जब वो व्यक्ति सभी का जो कंडक्ट है, देखो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको सर्विसेज दे रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो कोई गवर्नेंस, ठीक है, वो ठीक तरीके से काम चल रहा है, वो गई गुड गवर्नेंस। लेकिन वो काम एथिकली हो रहा है, ये सब जो बंदे हैं आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक भी एथिकल है, एनजीओ भी एथिकल है ना। ऐसे नहीं कि भैया आप पैसे मंगा रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए और वो यूज़ हो रहा है किसी और चीज़ के लिए, है ना, तो वो अनएथिकल बिहेवियर हो जाएगा। तो एनजीओ भी एथिकल है, कंपनी भी एथिकल, जब ये सब लोग एथिकल हो जाएंगे तो देन इट विल बी नोन एज एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये जो था ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था एंड उसके वेरियस स्टेक होल्डर्स थे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड एथिक्स इन गवर्नेंस। तो देखो बेसिकली हमने इसको 3 फेज़ में बांट दिया। देखो फेज़ 1 में क्या आएगा, जो ट्रेडिशनल था, जो ट्रेडिशनल में क्या होगा ना, जो गवर्नेंस होगी, जो फेज़ 1 होगा उसमें जो गवर्नेंस होगी वही गुड गवर्नेंस भी होगी, वही एथिकल गवर्नेंस भी होगी। इनफैक्ट वहाँ पे स्टेट ही गवर्नेंस होगी। नाउ देयर स्टेट इज़ गवर्नेंस, जो स्टेट कह देगा या जो स्टेट कर देगा वही सही है वहाँ पे, क्योंकि ऑटोनॉमी है। ये मतलब हम किस जब राजा हुआ करते थे उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय का गवर्नेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम स्टेट ही गवर्नेंस था, उन्होंने जो कह दिया वो सही है। 10 Traditionally, there was a system of governance which exercised autonomy. This act of authority was known as governance. Therefore, government was associated with exercising authority of the state. Now, state ही governance है phase 1 में। अब हम आगे phase 2 में। phase 2 में बोला कि यार थोड़ा ठीक है यार, ये सब चल रहा है बट थोड़ा सा improvement तो चाहिए। कंटेम्प्रेरी टाइम आ गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए हमारे पास, वर्ल्ड बैंक जैसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गवर्नेंस तो होनी चाहिए लेकिन उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो इट शुड बी अ क्वालिटी गवर्नेंस। तो वो गुड गवर्नेंस कह दिया उसको। तो 10 वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन जो है वो इट गोज़ बियॉन्ड द अथॉरिटी दैट इज सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड गिव सम पीरियड्स फॉर द गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए। तो उनका जो होना चाहिए एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो होंगे तो एक बेहतर गवर्नेंस या एक बेहतर समाज का हम स्थापना कर सकते हैं कि जो जिस प्रकार से हम रूल कर रहे हैं वो ठीक होगा, ठीक है। जो बेसिकली इस समय क्या एम था फेज़ 2 में कि जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की उसे सॉल्व किया जाए। बट हुआ क्या कि ये जो थोड़ा सा ये वाली जो फेज़ 2 था ये थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंसनट्रेटेड रह गया, ठीक है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO ये उस समय के टाइम थे, तो ये ज़्यादा मतलब बहुत सारे मतलब पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं कर पाया ये, मतलब मेजर पार्ट को किया उसने बट मेजर बहुत सारे नूक्स मतलब एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स को वो छू नहीं पाया। फिर आया भैया फेज़ 3, उन्होंने कहा यार ठीक है यार ऐसा भी गड़बड़ है ये, तो चलो कुछ और करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट रिसेंट फेज़ है कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस में। इसमें क्या है कि इंडिजीनियस अप्रोच का यूज़ होता है, जिसमें कि मतलब दैट अप्रोचेज विच आर मोर क्लोज टू द पीपल, आपको जो है लोगों के पास पहुंचना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नेंस का एम है क्या भाई, गवर्नेंस का एम तो ऐसा है कि लोगों का सुधार हो, जो आप पॉलिसी बना रहे हैं उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। और जब ये होगा तो ये माना जाएगा कि दैट यू हैव अ इंडिजीनियस अप्रोच, दैट मीन्स आप जो है लोगों के ज़्यादा पास हैं, ठीक है। एंड
टुडेज़ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो है उसको जो जज किया जाता है वो इस प्रकार से जज किया जाता है कि आपने सोशल कैपिटल कितनी बनाई, ठीक है, आपने कितना ट्रस्ट बनाया सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है, सोशल कैपिटल, ट्रस्ट इन द सोसाइटी। अगर आप, ठीक है, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना दिए, वो ठीक है आपकी, लेकिन आपकी सोसाइटी में क्योस है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो रही है, तो बोलते हैं कि नहीं आपकी गवर्नेंस जो है सही नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ठीक है, अब आपको जज किया जा रहा है सोशल कैपिटल से, आपस में कैसा रिश्ता है सिटीजन्स का, कैसे वो रहते हैं, तो इस चीज़ पे जज किया जाता है आपको। और जब वो एक बेहतर होता है, जब एक हार्मनी की स्थिति होती है, इट इज़ नोन एज एथिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 मैंने आपको बता ही दिया, बस जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल था फेज़ 1, फेज़ 2 वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का हुआ, और फेज़ 3 में हमने लोगों पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। फेज़ 1 में तो गुड गवर्नेंस और वो था ही नहीं, स्टेट ही गवर्नेंस थी, ठीक है। और फेज़ 2 में हमने सोशल इकोनॉमिक रिसोर्स मैनेजमेंट किया। स्पेलिंग गलत है इस टेबल में, मैं समझ रहा हूँ, है ना, बट वी आर रियली वेरी सॉरी। थोड़ी सी कभी कभार गलती हो जाती है पीछे, क्योंकि इतना सारा मटेरियल बन रहा होता है चेक करते हुए भी, और ये तो हमने चेक, ये गलती हमें पहले से पता थी, बट इसको हम चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो है हमने स्लाइड्स में जब इसको लगाया तो इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे आगे से ऐसा ना हो। 10 जब फेज़ 3 आया तो उसने एम्फेसाइज किया एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पे, कि ठीक है यार, गवर्नेंस करो बट एथिकली करो, सही तरीके से करो, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है, ये तो डिफरेंस था। तो गुड गवर्नेंस के जो पार्ट्स हैं बहुत सारे, तो गुड गवर्नेंस के लिए क्या बोल दिया कि यार देखो, जब भी गवर्नेंस में या गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होगी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होंगे, गवर्नमेंट या स्टेट जो है रिस्पॉन्सिव होगा, एंड ज़्यादा इक्विटेबल या इंक्लूसिव होगा, या इक्विटेबिलिटी या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेगा, वैसी पॉलिसियाँ बनाएगा, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करता होगा, ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन करवाएगा, कंसेंसस लाएगा सोसाइटी में, उसको जो है एक गुड गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस सिस्टम बोल देंगे कि वो गवर्नेंस जो है ठीक है, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग ये एज पर यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग है। और वर्ल्ड बैंक ने भी 4 पिलर दिए। वर्ल्ड बैंक ने पीछे बढ़ा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो ये सब 4 जो पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के। और बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, मतलब बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए कंट्रीज़ के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज का। उसके लिए 4 पिलर लगेंगे, और जब ये 4 पिलर आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, इनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली गुड गवर्नेंस की ओर चल देंगे। तो दिस वॉज अबाउट गुड गवर्नेंस। नाउ गुड गवर्नेंस का मोटिव क्या है, ठीक है, मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपननेस आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके सिस्टम में, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें इंटीग्रिटी ला सके। ऐसा नहीं कि वो एक सिचुएशन में कोई और डिसीजन ले रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में कोई और डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन हो सके, ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपका ओरिएंटेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। द मोटिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है कि देयर शुड बी डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस, ज़्यादा इंक्लूसिविटी है, ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सिटीजन फ्रेंडली। मतलब गुड गवर्नेंस का यार आपका भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको बताया कि गवर्नेंस का जो मोटिव है वो यही है कि लोगों को आप खुश रख सकें, उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकें, उनके बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है थोड़ा डेमोक्रेटिक हो, मोर इंक्लूसिव हो, वो सिटीजन फ्रेंडली हो, आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो वो अच्छी हो, है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। आपको समझना चाहिए, इनफैक्ट यू शुड नॉट ओनली बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, रादर यू शुड बी सेंसिटिव टू द, यू शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब हर कंट्री का अलग गवर्नेंस मॉडल है। इंडिया में भी वेरियस गवर्नेंस मॉडल अडॉप्ट किए गए। आजकल जो गवर्नेंस मॉडल चल रहा है वही चल रहा है कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट का जो अपना रोल है वो कम किया जाए, और जो गवर्नेंस है जो हम दे रहे हैं चीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान जाए, उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जाए। इसलिए डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटाइजेशन, ये सब चल रहा है मार्केट में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन कर दिया गया था कि वी द पीपल एंड दैट वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में नॉट ओनली गवर्नेंस की अप्रोच देता है बट गुड गवर्नेंस की अप्रोच देता है, क्योंकि हम वी की बात करते हैं, हमेशा आई की बात नहीं करते हैं, हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम एक साथ रहने की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या फ़र्क हुआ कि गवर्नेंस जो है थोड़ी सी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, इट ओनली इंडिकेट्स द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, बट गुड गवर्नेंस जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल तो है बट ये क्वालिटी पे ध्यान देता है कि गवर्नेंस में क्या होगा कि आपने लोगों के लिए पॉलिसी बना दी, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। गुड गवर्नेंस बोलेगा कि भैया उससे लोगों का बेनिफिट हुआ भी या नहीं हुआ, आपने बना के इम्प्लीमेंट तो कर दी, लोगों तक वो पहुंची या नहीं पहुंची, या पहुंची तो कैसे पहुंची पता लगा, लोगों को लाइनों में लग के राशन लेना पड़ा। सुबह से आदमी खड़ा होता है, शाम को उसको राशन मिलता है, तो ठीक है राशन तो मिल गया, तो वो तो गवर्नेंस होगी, बट राशन शाम को मिला तो वो गुड गवर्नेंस नहीं हुई। हाँ भाई आप गए, आपका आधार स्कैन हुआ, जस्ट तुरंत आपको पैक होकर सामान मिल गया, तो वो गुड गवर्नेंस होगी। जैसे राम राज्य अगर हम ले तो वो गुड गवर्नेंस का पार्ट है ना। गवर्नेंस जो है इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल, इसका मतलब कि दैट डज नॉट डिसाइड हाउ बेटर इज गवर्नेंस, रादर इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ कि आपने डिसीजन ले लिया, बट यहाँ पे क्या है कि आप क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन दी वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स, तो उसको भी आप देखते हो। देन गवर्नेंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले सिर्फ गवर्नेंस थी, फिर गुड गवर्नेंस आई और लास्ट में एथिक्स एंड गवर्नेंस आई, ठीक। क्योंकि तो गवर्नेंस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि भैया हमने जो है राशन बांटना है, अब वो राशन कैसे बटेगा, लोगों को टाइम से मिला या नहीं मिला, वो गुड गवर्नेंस डील करेगा। एंड दैट इफ़ गुड गवर्नेंस में हम थोड़ा एथिक्स ऐड कर देंगे तो एथिकल गवर्नेंस हो जाएगी कि भैया ठीक है उन्हें टाइम से भी मिल गया राशन, लेकिन राशन लेते हुए राशन वाले ने या पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ घपला तो नहीं किया, कोई पैसे तो नहीं लिए, या ऐसा तो नहीं कि 200 ग्राम की जगह 50 ग्राम कम दिया हो या 150 ग्राम दिया हो, ठीक है। और ये सब जब चेक होगा और जब सही दिया जाएगा कि वो गया, उसको 200 ग्राम अलॉटेड था या 2 किलो अलॉटेड था, उसको 2 किलो मिल गया, आराम से मिल गया, तो वो एथिकल गवर्नेंस में आ जाएगा, ठीक है। और नीड भी किस चीज़ की है, गुड गवर्नेंस प्लस एथिकल गवर्नेंस की। तो अब एथिकल गवर्नेंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी, ठीक है। थोड़ी सी क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स देख लेते हैं। दैट गुड गवर्नेंस हमेशा एथिकल गवर्नेंस नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स लाइक नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे अब देखो टेलियोलॉजी के अकॉर्डिंग एथिकल गवर्नेंस कुछ और होगी, डिएंटोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग होगी, ठीक है। सिविल सर्विस के 7 प्रिंसिपल्स नोडल कमेटी ने दे दिए, महात्मा गांधी ने 7 सिंस दे दिए, तो आप किसे मानोगे, तो हर चीज़ के लिए जो है डिफरेंट है, ठीक है। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, बट एथिकल गवर्नेंस जो थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इट इंडिकेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ वेदर द गवर्नमेंट रिएक्ट्स और नॉट। इनफैक्ट वो हर पहलू पे गवर्नमेंट को तोलती है, उनको जो है इवेल्युएट करती है कि भैया आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट कई बार बहुत सारे इश्यूज़ पे साइलेंट रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है, तो वहाँ पे सही नहीं है। बट एट टाइम्स अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सोशल ऑडिट लेके आई सरकार, तो ये सब क्या, ये सब अच्छे हैं। इसने क्या प्रमोट किया, इसने एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट किया, इसने सही रास्ते को चुनने पे लोगों को मजबूर कर दिया, ये कह सकते हैं, या लोगों को चुनना पड़ा, या देखो मजबूर तो नहीं करना चाहिए बट लोगों में आपको प्रमोट करना है, ठीक है। दस एथिकल गवर्नेंस टेक रिगरस स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू गुड गवर्नेंस, फॉर एग्जांपल एडहेरेंस टू ट्रूथ, धर्म, सत्यमेव जयते, की सत्यमेव जयते का मतलब सत्य ही जीतता है। तो आपको पॉइंट एट द एंड ऑफ द बात वही होती है कि आपको अपना काम करता रहना है, सही तरीके से काम करना है, ठीक है। और एथिक्स एंड गवर्नेंस तभी आप आएगी जब ऑल स्टेक होल्डर, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम लोग भी सही होंगे। अब जब कोई घूस देगा ही नहीं तो कोई घूस लेगा कैसे, ठीक है। और NGOs हो गए, या जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो हो गई, या हमारे पब्लिक हो गई, हमारे कॉर्पोरेट हो गए, हर को जब सब एथिकल होंगे तभी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो
जो है एथिकल बन पाएगा। और वो कैसे आएगा, जब आपके अंदर सेल्फ कमिटमेंट होगी और एक आपके अंदर एक जिद होगी फॉर द एडहेरेंस ऑफ टू ट्रूथ। Thus, ethics in governance is not only about government's role, but organs of the state, that is parliament, judiciary, bureaucracy, civil society, इन सबको जो है सही रहना है, एथिकल रहना है। जैसे एग्जांपल पे पीपीपी मॉडल देख लेते हैं, ठीक है। पीपीपी मॉडल में क्या हुआ कि कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज के टाइम पे पीपीपी मॉडल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। आज से पहले उसकी कितनी आलोचना होती थी, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, ज़्यादा एथिकल बिहेवियर आ रहा है, सही तरीके से काम करने पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आप बच नहीं सकते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे न्यूक्लियर प्लांट लगना है, अब देखो हर बहुत सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं, बट देन आपको लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तभी यार अब अगर आप कोई चीज़ करने नहीं दोगे सरकार को, तो सरकार कैसे गवर्नेंस करेगी, ये सरकार कैसे लाएगी। अब एनर्जी नीड है, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमने सोलर सब लगा दिया, लेकिन हमें पता है कि हमें न्यूक्लियर की ज़रूरत है, न्यूक्लियर के बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये बात सिविल सोसाइटी को भी समझनी चाहिए। हाँ, हम ये समझते हैं कि उसके अपने नुकसान हैं, बट यार वही बात है कि आप लोगों को खाने के लिए तो दो पहले, है ना। अगर हम जैसे बात चलती थी कि आपको पहले देखो प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप पहले पीडीएस पे ध्यान दो, ठीक है। आपका जो ओपन डेफिकेशन स्कीम है उसको बंद करना है, या स्वच्छ भारत अभियान है, वो अच्छी बात है, लेकिन पहले आप लोगों को खाने को दोगे, तभी तो वो एक गांव में हमारे कहावत चलती थी, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, ठीक है। लगने दो, हाँ, अच्छे बनाओ प्लांट्स, ठीक है, और उसकी सेफ्टी मेजर्स देखो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बुलाओ, उनसे बोलो कि हमारे जो मानक हैं या हमारे आपके जो मानक हैं, हम क्या उस पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, हमारी प्लांट की सेफ्टी कैसी है, लोग तो उस सब पर ध्यान दो। हाँ, कि भैया बनेगा ही नहीं, तो ये सब भी अप्रोच, ये सब भी अब एट टाइम्स अब समझना चाहिए सिविल सोसाइटी को, लोगों को, कि अब हमें उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा अगर हमें एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। तो आज भी गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, गवर्नेंस ठीक है, बट एथिक्स इन गवर्नेंस अभी भी लैकिंग है, और ओवर द टाइम इंप्रूव होगी, लोगों को बेहतर तरीके से जब समझा जाएगा। क्योंकि आज के सिविल सर्वेंट्स एथिक्स पढ़ रहे हैं, पहले के सिविल सर्वेंट एथिक्स नहीं पढ़ा करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एथिक्स पढ़ के ही एथिक्स आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के सिविल सर्वेंट्स भी एथिकल रहते थे, और जब समाज थोड़ा सा मैच्योर होता है, सोसाइटी मैच्योर होती है, लोग एजुकेटेड होते हैं, तो खुद जो है एक बेहतर, क्योंकि देखो ह्यूमन का नेचर है, हमने बताया था कि टू वॉर्ड ऑफ द इवल एंड टू स्ट्राइव फॉर द गुड, और जब वो गुड की तरफ स्ट्राइव करता है तो एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग करते हैं, और गवर्नेंस भी जो है हमारी बेहतर होती चली जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टिल देन। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, टेक केयर, एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय।